जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय आ रही है कि जब एग्जाम के लास्ट के 5 और 6 मंथ आते हैं तो स्टूडेंट अचानक ही फियर से भर जाता है। अब जैसे कि आपने हाईलाइट किया है कि 2027 वाले विद्यार्थी ऐसा ना करें, तो 2027 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रॉपर रणनीति के रूप में मैं बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर एनसीईआरटी भी करनी है, मुझे तो बेसिक भी तैयार करना है। रियलिटी ये है कि सितंबर से लेकर तो मई तक सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा, रिवीजन 2 से 3 बार नहीं होंगे, ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सीसेट नहीं हो पाएगा। फाइनली विद्यार्थी जरूर शुरुआत कर चुका है लेकिन उसे वो परिणाम और रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो मैं कहूँगा विषय से प्यार ना कर बैठना। अगर आपको यूपीएससी निकालनी है, विषय से प्रेम नहीं होना चाहिए। यूपीएससी में अगर हम हैं, शॉर्टकट की तरफ अगर हम गए तो हम पूरी तरह से गड्ढे में जाने वाले हैं। मैं बार बार इस बात को हाईलाइट करता हूं कि एक 70% सिलेबस पूरा करने वाला बच्चा लेकिन 12 या 10 बार रिवीजन करने वाला बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, पर 100% सिलेबस पूरा करने वाला और 2 ही रिवीजन करने वाला बच्चा शायद सिलेक्शन ना ले। फैक्ट को भी अगर आपको कोई ये कहे कि भाई फैक्ट को आपको थोड़ा सा बचना है या फिर फैक्ट नहीं पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ फैक्ट को आप नहीं छोड़ सकते। दुनिया में या खास करके हमारे रीजन में विंटर चल रहा होता है, तब आपके अंदर गर्माहट आनी चाहिए तैयारी को शुरू करने। हेलो नमस्कार, अनअकैडमी पे आपका बहुत स्वागत है और मेरे साथ अभी हमारे सर हैं। सर, बहुत सारे लोगों का एक इशू आ रहा था, बहुत सारे जो 26 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं प्रीलिम्स का, उन लोगों के सामने इतने सारे डाउट्स आ रहे थे क्योंकि अभी जैसे सभी लोग तैयारी प्रीलिम्स फॉर्म आने वाला है तो लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। अब उन लोगों को इतना भय बन रहा है कि अभी ना उनका करंट अफेयर हुआ है, ना सीसेट हुआ है, ना रिवीजन हुआ है, ऑप्शनल, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव में वो लोग हैं। अब देखो, जो 26 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो तो उस चीज़ को झेलेंगे, फेस करेंगे, वो उनका मामला अलग हो जाता है। लेकिन जिस कंडीशन पे 26 वाले लोग हैं, 27 और 28 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वो एटलीस्ट ऐसी कंडीशन में ना रहें, तो उसके लिए सर आज थोड़ी सी गाइडेंस बताएंगे बच्चों को कि अगर ये 27 या 28 में एग्जाम दे रहे हैं तो 26 वालों के साथ में जो हालत हो रही है या फिर जो पैनिक, जो डर उनके ऊपर बन रहा है, आप लोगों के सामने सेम प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए, तो उसके लिए हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो सर प्लीज शुरुआत करें और आप इनको बताएं कि कैसे उनको उस भय से मुक्त होकर रहना है। बिल्कुल सर, आपने एक ऐसा पॉइंट बताया जो स्पष्ट कर रहा है कि आप अब बच्चों पर बहुत अच्छे से ध्यान भी दे रहे हैं। जी सर। तो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय आ रही है कि जब एग्जाम के लास्ट के 5 और 6 मंथ आते हैं तो स्टूडेंट अचानक ही फियर से भर जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, उसकी शुरुआत जब उसने की वो समय कौन सा था, उसने शुरुआत करने के बाद अपना फ्लो कैसे बनाया। अब जैसे कि आपने हाईलाइट किया है कि 2027 वाले विद्यार्थी ऐसा ना करें, तो 2027 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रॉपर रणनीति के रूप में मैं बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, थोड़ा सा लंबा वीडियो मैं ले लूंगा, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक एक पहलू पर अगर बातचीत करेंगे तो शायद चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। बिल्कुल। जैसे इस समय ये चल रहा है दिसंबर, मान लीजिए कि आज एक मोटे तौर पर पकड़ लेते हैं कि 15 दिन दिसंबर के हो गए, क्योंकि अब 1-2 दिनों में तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपके पास इस वर्ष के केवल अब 15 दिन बचे हैं और इस वर्ष के 15 दिन बचने के बाद अगर मैं 2027 के लिए टेंटेटिव डेट दूं तो मेरा अनुभव मुझे कहता है कि 2027 में जो परीक्षा होनी चाहिए या तो वो 23 मई को होगी या 23 में से 7 दिन माइनस कर दीजिए, 16 मई 2027 को हमारी यूपीएससी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एग्जाम लेगा, मुझे जो लग रहा है। अब सर अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये 15 दिन पकड़ लीजिए और मई के महीने के 15 ही दिन पकड़े तो ज्यादा बेस्ट होगा। ये 1 महीना हमारे पास हो गया, 12 महीने 26 के हो गए 2026 के और 4 महीने 2027 के हो गए। कुल मिलाकर मेरे पास इस समय 17 महीने का टाइम है। बिल्कुल। तो सबसे पहला दबाव सर मैं कहना चाहूंगा कि इसमें 17 महीने का जो टाइम है ये बेस्ट टाइम होता है इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। बेस्ट टाइम कई मामलों में, पहला मामला कि भाई मेरे पास प्रॉपर टाइम है तो मैं सिलेबस कवर कर पाऊंगा, पर बात केवल बेस्ट टाइम सिलेबस की नहीं है, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर एनसीईआरटी भी करनी है, मुझे तो बेसिक भी तैयार करना है। तो जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन रेडी करना हो
तो फाउंडेशन को भी हमारे पास टाइम होता है, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि भाई बेसिक भी तैयार करना होगा तो वो भी उसका तैयार हो पाएगा। तीसरा इसलिए भी अच्छा टाइम होता है क्योंकि वास्तविक रूप में इस पूरी जर्नी में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो एक मैराथन के रूप में तैयारी करनी है, तो शुरुआत में हम सही टाइम पे शुरू कर पाएंगे तो एंडिंग में हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा। हाँ, जो अभी इस समय आपने बताया कि प्रेशर जो आ रहा है, तो एक बेहतर स्टार्टिंग मिल जाएगी और उसको एक निश्चिंत रहेगा कि भाई मेरे पास इतना टाइम है, मैं चीजें कवर कर पाऊंगा। तो बेस्ट टाइमिंग है जब हम इस प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। एक सच्चाई ये है इंडस्ट्री की, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी हो, मतलब सच बता रहा हूं मैं, अगर कोई विद्यार्थी सितंबर 2026 में हमारे पास या आपके पास आए और कहे कि सर मैं 2027 देना चाहता हूं और तैयारी अभी शुरू करना चाह रहा हूं, क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए? हो जाएगा। देखो सच्चाई ये कि पैसा कौन मना करने वाला है, बिल्कुल, पर रियलिटी ये है कि सितंबर से लेकर तो मई तक सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा, रिवीजन 2 से 3 बार नहीं होंगे, ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सीसेट नहीं हो पाएगा। फाइनली विद्यार्थी जरूर शुरुआत कर चुका है लेकिन उसे वो परिणाम और रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो वास्तविक रूप में इंस्टीट्यूट पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बल्कि इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपको कितना टाइम लगता है, बिल्कुल, मुझे कितना टाइम चाहिए। मेरा मानना है कि अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो मैंने एक बार पूरा बैठकर कैलकुलेशन किया कि क्लासेस के कितने घंटे लगते हैं, रिवीजन के लिए कितने घंटे लगेंगे, टेस्ट देने के लिए कितने घंटे रहेंगे, पीवाईक्यू के लिए कितने घंटे लगते हैं। इन सबको अगर जोड़ लूं मैं, इन सबको, तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए 3600 घंटे। इसमें 3600 घंटे मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ना है, इसमें आपकी क्लास भी हो गई, टीचर के साथ आपने जो टाइम स्पेंड किया था वो भी इसमें कवर हो गया, रिवीजन, इसमें आपका रिवीजन भी हो गया, इसमें आपके स्टैंडर्ड बुक भी आपने कवर कर ली, इसमें आपने पीवाईक्यू भी कर लिया। मतलब अगर मैं कहूं तो इस 3600 घंटों में मुझे लगता है कि लगभग 1200 घंटे तो क्लासेस होती है, क्योंकि ऑप्शनल हो जाता है, चारों पेपर हो जाते हैं, सीसेट हो जाता है, करंट अफेयर हो जाता है, तो एक टाइम इतना ले ही लेता है। 1200 घंटे के बाद अगर मैं कहूं तो 1200 घंटे 3 बार रिवीजन के लिए लगते हैं। 3 बार रिवीजन मतलब देखो, पहला रिवीजन तो 600 घंटे लेगा ही, मतलब आधा टाइम तो फर्स्ट रिवीजन में जाता है क्योंकि बहुत सी चीजें नई और पहली बार याद की जाती है। पर जब दूसरे रिवीजन में आते हैं तो 300 घंटे में, 325 घंटे में काम बन जाता है और थर्ड रिवीजन में 150 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद भी अगर बच्चा रिवीजन करे और कोशिश करे कि 5 दिन मतलब 10-10 घंटे, 50 घंटे में उसकी औकात अगर आ गई कि अब वो पूरा रिवाइज कर लेता है, मान लो कि अपने बेस्ट टाइमिंग पर आ गया। और तीसरे 1200 घंटे लगते हैं सर, बीच बीच में कुछ चीजें आती रहती हैं। इसमें आपका टेस्ट भी आ गया, क्योंकि टेस्ट 2 घंटे का होगा, प्रीलिम्स का, मेंस 3 घंटे बैठना पड़ता है। अब क्या वो दिखता नहीं लोगों को, उसका एनालिसिस के लिए समय अलग रहा, समय एनालिसिस, और लोगों को क्या लगता है टेस्ट ही तो देना है, पर रियलिटी में वो टेस्ट मतलब नहीं कुछ तो 4-5 घंटे बच्चे का लेकर जाता है। तो लगभग टेस्ट की बात आ जाती है। बीच में फिर ऐसी चीजें आ जाती है जिसमें हम कहते हैं इकोनॉमी सर्वे आ गया बेटा, इंडिया ईयर बुक आ गई है, कुछ नई चीज आ जाती है, मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा बातचीत होने लग जाती है, तो कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती है। लगभग इसमें भी हमें 1200 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि आप मुझे बताइए कि अगर 20 टेस्ट भी देने जाओगे प्रीलिम्स के तो 40 घंटे और उसके एनालिसिस के लिए 20 तो घंटे पकड़ के लगते हैं। 60 घंटे तो आपके पीटी में जाएंगे और मेंस में आंसर राइटिंग से लेकर टेस्ट सीरीज देने तक लगभग 300-200 घंटे की पढ़ाई तो लगेगी ना, उसमें एनालिसिस करने में टाइम लग जाता है। इंडिया एयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे के लिए अगर आप बेसिक भी पढ़ना चाहोगे तो इंडिया एयर बुक को 50-60 घंटे 70 घंटे देने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और इकोनॉमिक सर्वे नहीं कुछ तो 10 घंटे लेकर जाएगा। फिर बीच में कोई ना कोई एक नया लेकर आ जाता है कि बेटा तुम्हें फलाना किताब अच्छी आ गई है। अब जैसे मान लीजिए मैपिंग जैसी चीज है, हाँ, देखने में तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मैपिंग के लिए भी 30-40 घंटे बच्चे को देने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो अगर मुझे लगता है कि ये 3600 घंटों का हिसाब किताब है। अब हमने महीने कितने निकाले थे? 17। बिल्कुल। 17 महीनों के हिसाब से अगर हम 30 दिन भी पकड़ लेते हैं तो 510 दिन मेरे पास है। मैं 500 पकड़ता हूं कि भाई डेली, मतलब 10 दिन तो बीमार उमार कुछ दिन छुट्टी ले ही लेगा। अब 3600 घंटों को 500 दिनों में डिवाइड करो, 7.2 घंटे की पढ़ाई हो गई पर डे की। अब इमेजिन करो, ये 7 मैं मानता हूं कि भाई पढ़ाई मतलब
केवल खुद नहीं पढ़ रहा, इसमें क्लास भी आ गया, सब चीजें सब आ गई, कुछ है। तब जाकर 7 घंटे। और ये सही है 7 घंटे का, एक ऐसे जेन्युइन है डुएबल भी है सर। हाँ, कि ये अगर कर सकते सीरियस हैं। स्टूडेंट है तो एक वो कर भी सकता है ये आराम से। किया जा सकता है। हम्म, अगर मान लीजिए यहाँ से 2 महीने बाद आएगा तो हम 8 घंटे का खींच देंगे। हम्म, मतलब उसने मान लीजिए फरवरी में एडमिशन लिया, अब मान लीजिए वो मार्च में आता है, तो फिर हम कहते हैं कि यार 10 घंटे का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें क्लासेस सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूं। हम्म, लेकिन जैसे ही ये मई आ जाता है, जिस समय बच्चे वास्तविक जगते हैं, हम्म, उस समय ये हो जाता है 12 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हो जाता है चैलेंजिंग, खास करके लालियों के लिए तो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आज भी हमारा समाज उन्हें मौके तो देता है कि भाई शर्तों के साथ लेकिन। शर्तों के साथ। जैसे मैंने कई पेरेंट्स से मुलाकात, हम बड़े खुले विचारों के, हमारी लड़की को भी हम पढ़ने दे रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो फिर अब घर के सारे काम वो नहीं करती होगी? नहीं, थोड़ा सा घर का काम तो करना ही पड़ता है। ये सच्चाई है सर, ये बहुत नजदीकी वाली सच्चाई है घरों की, समाजों की। लड़के के ऊपर ये नहीं है ना प्रेशर। अब सोचिए कि कोई जॉब कर रहा हो, कोई गृहिणी हो, लाली हो, और कई बार लड़कों को भी, जैसे जो खेत में काम करने वाले माता पिता अगर किसान हैं तो बच्चे को वहां थोड़ी बहुत मदद करनी पड़ती है। मुझे बताओ कि 12 घंटे और 10 घंटे कैसे पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यदि सच में प्रिपरेशन करनी है, और ये जो पहला पॉइंट आपने उठाया, इसको दूर करना है, तो मेरे हिसाब से ये सही समय है। जब दुनिया में या खास करके हमारे रीजन में विंटर चल रहा होता है, तब आपके अंदर गर्माहट आनी चाहिए तैयारी को शुरू करने की। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यही है कि जो हमें लगता है कि 1 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में हम तैयारी शुरू कर देंगे, नहीं। जो समस्या 26 वाले अभी फेस कर रहे हैं, आप इससे बचें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, 27 वाले होंगे। तो आप अभी से जागें और इन चीज़ों को थोड़ा सा जेन्युइनली फोकस करें। 7 घंटे सर, मुझे लगता है 7 और 8 घंटे अगर IAS की तैयारी कोई कर रहा है तो इतना होना भी चाहिए, ये ड्यूएबल भी है। कभी बैकलॉग रह जाते हैं, उनको कवर करने के लिए मान लो 8-9 घंटा हो गया, वो कभी कभार की बात है, लेकिन ये सामान्य ड्यूएबल। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप वाकई में इस एग्जाम के लिए तैयार आप हो भी रहे हो भी या नहीं। यहाँ एक और चीज भूल गया मैं कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का अगर स्टूडेंट है तो वो 7-8 घंटे तो निकाल देगा, लेकिन जैसी 10 की बात आएगी तो फिर वो कॉलेज के साथ बैलेंस नहीं कर पाएगा। पर मैं सर अभी इसमें कुछ बातें और बताना चाहता हूं ताकि चीजें थोड़ा बेटर हो सके। हाँ। जब हम 2027 की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक अप्रोच और रणनीति पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात होती है कि यूपीएससी का पैटर्न। मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों को चेतावनी दे दूं, किसी विषय से प्यार ना कर बैठे। बिल्कुल सर। देखो, प्यार हर जगह पर खतरनाक होता है। डेफिनेटली, पूरी तरह से सहमत हूं सर। वह वस्तु के साथ हो, पैसों के साथ हो, विषय के साथ हो, या किसी भी प्रकार के जीवित व्यक्तित्व के साथ हो, उसके अंजाम मुझे लगता है थोड़े ज्यादा भयानक होते हैं। भले इस कारण से लोग ऐसा लगे कि मास्टर श्रृंगार रस को पसंद नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। उसका एक अपनी समय सीमा है, उसका एक निश्चित मात्रा है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे लगता है कि अल्कोहल हो या किसी प्रकार का ड्रग्स हो, मुझे लगता है कि एक सीमाएं हर जगह बंदी होनी चाहिए, मध्यम मार्ग हमारा होना चाहिए। तो मैं कहूँगा विषय से प्यार ना कर बैठना। अगर आपको यूपीएससी निकालनी है, विषय से प्रेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपका सब्जेक्ट पॉलिटी आप पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको एक पता होगा आपके साथ ज्यादा दिक्कत क्या होती है, पता है सर? बहुत होती है। आप उसको बताना कुछ चाह रहे हैं, वो बार वहां पे रहा है। मैंने तो पढ़ा था लक्ष्मीकांत में, मैंने तो पढ़ा था एनसीईआरटी में। भाई तुम्हें यही अब जैसे इकोनॉमी की जब मैं क्लास लूंगा ना, कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ने को आ ही नहीं रहा है। सही बात है। मतलब उसको पॉलिटी से इतना प्रेम है कि वो 4 जगह पढ़ने को तैयार है। बिल्कुल सही बात है। पर इकोनॉमिक्स में उसको लगता है कि नहीं सर, छोड़ नहीं सकते क्या, और ये उसके लिए खतरनाक है। हाँ, सभी सब्जेक्ट्स में संतुलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अकेला पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट, कोई एक अकेला सिलेक्शन नहीं कुछ नहीं कर सकता। तो अप्रोच अकॉर्डिंग टू यूपीएससी पैटर्न का मतलब है कि भाई आप विषय से प्रेम ना करें, सिलेबस से प्रेम करें। और कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिए हैं, करंट अफेयर पढ़ लो हो गया सब कुछ। कुछ लोगों ने फार्मूले बनाए हैं। देखो मैं बताता हूँ कुछ लोगों के फार्मूले, करंट अफेयर प्लस एनसीईआरटी, गेम ओवर। नहीं, प्लस पीवाईक्यू बराबर आईएएस। मैं अगर मतलब सच बताऊं, अगर सच में फार्मूले जेन्युइन होते और सच में लग जाते तो सोचिए कि आईएएस बनना कितना सरल होता।
क्या यूपीएससी को चारों पेपर का सिलेबस इतना डिटेल में मेंस का देने की जरूरत पड़ती? वो भी तो लिख सकती थी, करंट अफेयर, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू देख लेना, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसने बकायदा डिटेल में सिलेबस दिया है। तो हमें सिलेबस को अपने साथ जोड़ना है, सिलेबस से प्यार करना है। जितना सिलेबस पर हमारी पकड़ बनेगी उतना ही हम अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर आएंगे। तीसरा, यूपीएससी का जो मुझे सबसे अच्छा अप्रोच लगता है वो क्या है? वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब जैसे मान लीजिए कि अब आपको अपने अंदर बदलाव करने हैं। जब आपको मार्केट में जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तो चीजों को ऑब्जर्व करिए, कौन सी चीजों की कीमतें बढ़ रही है। लोग आपके सामने शिकायत करते होंगे कि भाई साहब हमें ना बताओ बिजली की कीमत कितनी बढ़ गई। तो ये पॉइंट याद रखना है कि बिजली की कीमत बढ़ गई, दैट मीन्स लोगों के लिए वो बर्डन बन रहा है। इस समय किसान बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, या कोई खबर आपके सामने आ रही है। तो एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को बदल रहे हैं उस एग्जाम की जरूरतों के अकॉर्डिंग। आप अपने सवालों के लेवल की बात कर ले, आप सोचने की बातचीत कर लीजिए, किताबों को पढ़ने की बात कर लीजिए। एक एटीट्यूड में मतलब परिवर्तन लाइए कि आपको हर जगह पर अपनी तैयारी दिखती हो। जैसे मैं एक छोटी सी किस्सा मतलब सुनाना चाहूंगा कि जब मैंने 2010 का मेंस लिखा था, तो उस समय निबंध आया था कि इतिहास बदलता है, भूगोल नहीं बदलता। उस साल जो निबंध आए थे वो चारों ही मतलब थोड़े चैलेंजिंग थे, पर मुझे निबंध अच्छा लगा। आप सोचो कि उस निबंध को मैंने कभी तैयार नहीं किया है, लेकिन मुझे एक हिस्ट्री टीचर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक बात बताई थी। बस वो पॉइंट मुझे याद आया और मुझे क्लिक कर गया कि अब वो पॉइंट क्या बताया उन्होंने। उन्होंने कहा देखो यार, इतिहास जब कोई लिख रहा होता है तो लिखने वाला कौन है, किन उद्देश्यों से लिख रहा है और किस समय लिख रहा है। 1857 की क्रांति जब अंग्रेज इतिहासकार लिखेगा तो वो भारत में उठे हुए इस पूरे घटनाक्रम को विद्रोह कैसे प्रस्तुत कर रहा है, आतंक, या फिर कोई ऐसा दृश्य बताएगा कि वह सभ्यता के खिलाफ है। पर जब भारतीय इतिहासकार 1857 को लिखेगा तो प्रथम क्रांति कहेगा, वो गुलामी से मुक्ति का पहला संग्राम कहेगा। और सोचिए कि दोनों की जगह अमेरिका का इतिहासकार लिखेगा तो थोड़ा सा न्यूट्रल होकर लिखेगा। बिल्कुल। लिखने का टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर इतिहास लिखा जाएगा तो ऑब्वियसली उसके कोई भी इतिहासकार हो कुछ अलग पॉइंट से इतिहास लिखेगा, लेकिन उस समय जब लिखा गया होगा तो कुछ अलग नजरिए से लिखा गया होगा। अब सोचिए कि ये छोटी सी बात मुझे क्लिक कर गई और निबंध में पूरा लिख पाया इस कहानी के आधार पर कि इतिहास बदलते रहता है। फिर मैंने पूरा इंपैक्ट बताया, ज्योग्राफी में साइंस को जोड़ता चला गया मैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जब भी हम इस प्रकार की हर जगह पर बातों पर ध्यान देते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें जो प्रॉब्लमेटिक होती है वो हमें इंस्टेंटली मदद करती है। तो एटीट्यूड अपना यूपीएससी वाला लाइए। हर जगह कॉलेज में भी कहीं पर भी अगर कोई बातचीत, जैसे बच्चों को मैं पॉलिटी अगर जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि देखो तुम ज्यादा दूर मत जाओ, अपने घर को देखो। जो घर की राजनीति समझ लेगा, बिल्कुल वो दुनिया की राजनीति समझ लेगा। पॉलिटिक्स की खूबसूरती है, सब कुछ आपके आसपास ही हो रहा है। ऐसा ये भ्रम है लोगों का। जैसे एक सच्चाई मुझे बताया कि बचपन में ऐसा कौन है जिसने भूख हड़ताल नहीं की थी। बिल्कुल सही बात है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो माता जी से आप नाराज होकर खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या वास्तविक में आपका झगड़ा खाने के साथ था? नहीं, आपको चाहिए कुछ और चीज थी, अधिकारों की लड़ाई। आपने कहा कि मैं आपके नाम पर भूखा रहूंगा, तो माताजी पर एक दबाव बना कि भाई बच्चा मेरे कारण भूखा रह रहा है। तो वही भूख हड़ताल का कंसेप्ट होता है कि भाई सरकार हमारे लिए माई बाप जैसी हो गई। हम कहेंगे कि देखो ये हमारी सरकार कैसी कि इनके लिए मुझे भूख हड़ताल पर रहना पड़ता है। फिर आप असहयोग भी करते हैं। माताजी ने कहा जरा मेरे लिए गिलास पानी लाओ, आपने कहा आपने मेरे लिए जब ड्रेस नहीं लाया तो मैं गिलास भर पानी भी नहीं लाऊंगा। दैट मीन्स असहयोग, कि मुझे आपको कोई सहयोग नहीं करना है। माता जी ने कहा थोड़ा घर की सफाई कर दो, आपने कहा नहीं कर देंगे। तो ये असहयोग क्यों? क्योंकि आपका कोई चीज पूरी नहीं हुई, या फिर आप चाह रहे हैं, जैसे होता है कि मुझे ये चाहिए और उन्होंने मना कर दिया, तो आप उनसे मनवाएंगे। जैसे आपको गोवा जाना है, आपको कहीं घूमने जाना है और घर वाले मना कर रहे हैं, तो फिर आप तब तक असहयोग करेंगे उनका जब तक कि वो कह रहे ठीक है मैं बात कर लूंगी पिताजी से, दादाजी से, दादी जी से। तो जितना आप घर को देख लोगे उतना पॉलिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, सब चीजें समझिए। जैसे आईआर में कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, बच्चे कहते सर ये क्या है? बहुत सिंपल सा है।
मतलब तुम्हारे घर में कभी मम्मी पापा का झगड़ा हुआ होगा, शांत है। तो झगड़ा होने के बाद की स्थिति को थोड़ा याद करो। माता जी आपसे पूछती है तुम किसकी तरफ हो, पिताजी की तरफ हो कि मेरी तरफ हो? पिताजी भी पूछते हैं। अब आप सोचिए कि आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन घर के अंदर का माहौल, अगर आपने पिताजी का फेवर कर दिया तो माताजी बात नहीं कर रही, और माताजी का फेवर कर दिया तो पिताजी बात नहीं कर रहे, और ये दोनों लोग अपने गुट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों लोग प्रयास में हैं कि किन की तरफ ज्यादा है चीजें। बाद में स्थिति ऐसी हो सकती है कि दोनों मिल जाए और आप अकेले पड़ जाओ। तो ज्यादा बेस्ट होता है कि आप एटीट्यूड बदलिए अपने हर चीज में, जहां जहां हो सकता है थोड़ा सोचते चलिए तो चीजें बेस्ट होती जाएगी। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। विषय से प्रेम वाली जो चीज आपने कही है, जब भी एक एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है तो जिन्हें हम बिग 4 सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, उसका पूरा फोकस यहीं पे रहता है, लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और आपका इकोनॉमी। अब आप मुझे ये बताइए, एग्जाम में सिलेक्शन के लिए क्या इन चारों सब्जेक्ट पे फोकस करें, या फिर कुछ अदर जो एरियाज हैं इन पे ज्यादा फोकस करके स्कोर बढ़ाएं, या फिर साइंस एंड टेक जैसे जो अदर एरियाज हैं, आईआर जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, वहां पर भी फोकस करके उस स्कोर को वहां पर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें? सर ने जो पॉइंट उठाया, मतलब इतना जेन्युइन पॉइंट है ये कि वास्तविक रूप में ये भी एक अलग कहानियां चल रही है। हाँ, ये एक नया फार्मूला था ना। हाँ, ये सर का फार्मूला है कि ऐसा उन्होंने भी देखा कि बिग 4, मेरे हिसाब से हाँ, वर्तमान में बिग 4 की जगह बिग 7 बन गया है। बिग 7 4 तो ये हुए, लेकिन क्या पिछले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 10-12 जो सवाल आने लग गए हैं, जो करंट अफेयर पर बेस्ड होते हैं, बिल्कुल, या उसमें स्टैटिक भी होता है, क्या आप उसे इग्नोर कर सकते हैं? आईआर जैसे सवाल 6 से 7 बनने लग गए हैं, हम इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसका नाम ही है करंट अफेयर। देखो ये 3 चीजें मिलकर 20 से 25 क्वेश्चन है। ये 20 से 25 क्वेश्चन, मान लो आपने इसको स्किप कर दिया तो अब आपके पास है 75 क्वेश्चन और आपको चाहिए 45 क्वेश्चन। अब आप इमेजिन करिए कट पीट कर एक्यूरेसी कितनी लानी पड़ेगी। पर आपने 100 क्वेश्चन की प्रिपरेशन की, आपको लाना है 45 क्वेश्चन। क्या अभी कुछ आंकड़े में बदलाव आ गया कि नहीं? बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि नहीं? 75 और 100। तो मैं ये सजेशन देता हूं कि देखो सबसे बेस्ट तो होता है सिलेबस पूरा कवर करो, सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि हमें मेंस के लिए टाइम अब उतना मिलता भी नहीं है। तो मैं कहता हूं एथिक्स भी कर लो जितने हो सकते। कोई एक हाथ, जैसे मान लो इंडियन सोसाइटी है, चलो ठीक है भाई पीटी के बात कर लेना, एक हाथ सब्जेक्ट छोड़ दिया, या निबंध हो गया वो पीटी के बात कर लेना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब उसने कोई निबंध छोड़ने चाहिए। तो मैं आपकी इस बात को कंप्लीट क्लोज करते बताना चाहूंगा कि इस समय, क्योंकि अभी अगर वो सही टाइम पर तैयारी करेगा तो सिलेबस सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट कर पाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वो समय है जब रियल में विद्यार्थी ने तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए, अगर 27 दिन है। एग्जैक्टली सर, इसी में मेरा एक कंक्लूडिंग में एक इस वाले हमारे पॉइंट पे मेरा एक मैसेज ये रहेगा, यूपीएससी में अगर हम हैं, शॉर्टकट की तरफ अगर हम गए तो हम पूरी तरह से गड्ढे में जाने वाले हैं। इसी वजह से हम 27 वालों का, अभी लोग 26 के बारे में सोच रहे हैं लेकिन हम 27 वालों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है अभी यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो बनेगा जो बहुत डेडिकेटली 27 पर ही बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि सभी अभी 26 के बारे में सोचेंगे, 27 वालों के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर चीजें ज्यादा सोचनी पड़ेंगी, सो दैट उनके सामने ऐसी कंडीशंस यहाँ पे ना बने। ये अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया कि कंप्लीट सब्जेक्ट विद कंसेप्ट एंड फैक्ट। यहाँ बस छोटी सी बात जरूर सर मैं चाहूंगा कि हाईलाइट कर दूं मैं, जो आपने कहा शॉर्टकट, रियल में तैयारी में नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जिम जा रहा हूं और मुझे बाइसेप ट्राइसेप बनाने आपके जैसे, और मैं शॉर्टकट अपनाता हूं कि प्रोटीन डाइट ले रहा हूं, तो वास्तविक ये है कि बाइसेप ट्राइसेप बने ना बने, पर बॉडी में कई नेगेटिव इंपैक्ट, बिल्कुल इंजरीज हो सकती हैं। इस दुनिया में आप कोई भी काम करने जाइए, कोई भी मतलब छोटा सा काम भी करने के लिए जाइए और उसका शॉर्टकट अपनाइए, आप देखोगे कि उसका नेगेटिव ही हुआ है और एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। इसलिए यूपीएससी की जर्नी में पहला नियम अगर बनाना है बच्चे को, नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं, नो एक्स्ट्रा मटेरियल। जैसे अगर आपने एक पॉलिटी की क्लास ले ली, जैसे सर से क्लास ले ली, आपने अगर थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ ली, बस अब इससे ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं, उसी को बार बार पढ़िए। मैं बार बार इस बात को हाईलाइट करता हूं कि एक 70% सिलेबस पूरा करने वाला बच्चा, लेकिन 12 या 10 बार रिवीजन करने वाला बच्चा सिलेक्शन ले लेगा।
पर 100% सिलेबस पूरा करने वाला और 2 ही रिवीजन करने वाला बच्चा शायद सिलेक्शन ना ले। तो सर ये जो पॉइंट आपने डाला है, कंप्लीट द सब्जेक्ट विथ कंसेप्ट एंड फैक्ट, इस पर मैं 2 चीजें बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा। पहला, कंसेप्ट का मतलब थोड़ा सा समझे कि आप उस बात को अंडरस्टैंड कर गए हैं, आप उस बात को अंडरस्टैंड कर गए हैं और आपने उसका नोट्स बनाया है। जैसे क्या होता है कि कई बार बच्चे, सर मैंने क्लास ले ली सर की, तो नोट्स बनाए, रिवीजन कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो वो जो बातें उन्होंने बोली तो वेपोराइज्ड हो गई ना, वो वाष्पीकृत हो गई हैं। बिल्कुल। अब उसका कोई औचित्य नहीं रहा आपकी जिंदगी में। बिल्कुल। अगर उसको आपने कॉन्क्रीट फॉर्म में बदला है, जिसको हम नोट्स कहते हैं, तो इसका मतलब कि आपने रियल में क्लास कंप्लीट की है। तो कंसेप्ट का मतलब है कि आप अंडरस्टैंड कर चुके उस बात को और अब आपने उसका नोट्स बना लिया कि सर ऐसा। अब सवाल छोटा सा नोट्स पर बता देते हैं। नोट्स का मतलब टीचर जो लिखवा रहा है वही नोट्स होता है। नोट्स का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अद्भुत अलग अलग पेन से लेकर मैं बैठूंगा प्रॉपरली फिर चीजें, जो भी आप जैसा लिख सकते क्लास के दौरान उसी को हम कहते हैं कि वो नोट्स बनाए। और फैक्ट का मतलब क्या है यहां पर, अब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल फैक्ट है मेरे लिए। बिल्कुल। क्योंकि उसको मुझे थोड़ा याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, दोहराना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। नो डाउट उसके अंदर जो बात बताई है वो समझ कीजिए, लेकिन वो कौन से नंबर पर है। अब वो 19वें नंबर पर है कि आर्टिकल 312 पे है, वो नंबर तो मेमोराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर। कुछ ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि फैक्ट जो है वो यूपीएससी का मामला नहीं है, वो पीसीएस और एसएससी वाला मामला है। पर ऐसे लोगों के लिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पीवाईक्यू और सिलेबस, उनसे बाहर हम नहीं जा सकते। पॉलिटी अगर अभी मैं याद करूं तो पॉलिटी के क्वेश्चंस जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, वो फैक्ट को स्टेटमेंट में डाल के पूछ रहा है। अब आप मान लीजिए हम पार्ट या फिर शेड्यूल से अगर बात करें कि सवाल आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट में उसने 3 पार्ट डाल के क्वेश्चन पूछ लिया। और ये रिसेंट ट्रेंड है, पुराना नहीं है, अभी जस्ट आया है। बिल्कुल अभी आया, जिसमें ये स्पेशली चैप्टर वाइज पूछा कि ये कौन से भाग में है। शेड्यूल, सेम शेड्यूल से क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। तो कुल मिला के फैक्ट को भी, अगर आपको कोई ये कहे कि भाई फैक्ट को आपको थोड़ा सा बचना है या फिर फैक्ट नहीं पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ फैक्ट को आप नहीं छोड़ सकते। एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स, मेंस में डेटा वाला जो फैक्ट है वो चलेगा। आंसर राइटिंग में कोट करने जैसी चीजें, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो फैक्ट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, एक और चीज, जैसे स्टेट पीसीएस अगर आपको देना है तो आपको उसको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि वहां वो डोमिनेंट है। बिल्कुल। पर एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे हमने बात की हिस्ट्री में, अब हिस्ट्री में अगर आपके पास एक फ्लो चार्ट नहीं है पूरा फैक्ट का, जैसे मुझे मॉडर्न हिस्ट्री कोई कहे तो मैं भी 5 मिनट में मॉडर्न हिस्ट्री मेरे दिमाग में कैसे आती है, उसका कारण है क्योंकि वो फ्लो चार्ट मैंने तैयारी के दौरान आज तक बना के रखा हुआ है और मुझे जब भी मॉडर्न हिस्ट्री आएगी तो मैं वही याद रखूंगा। सबसे पहली बात मुझे आती है 1492। 1492 के बाद 1602 आ जाता है मेरे दिमाग में। 1602 के बाद मैं आ जाता हूं 1773 पर, 1757 पर, 1757 के बाद आता हूं 1765 पर, 1765 के बाद 1773 पर, 1773 के बाद हम सीधा पहुंच सकते हैं 1813 पर, 1813 के बाद 1833 पर, 1833 के बाद 1853 पर, 1857 पर, 1857 के बाद 1909 पर, 1909 के बाद 1919 पर, 1927 पर, 1935 पर, 1942 पर, 1946 पर, 1947 पर। अब मुझे बता, ये तो रटा हुआ है ना भी मेरा। इसको आप क्या कहोगे? ये मैंने बिल्कुल रटा हुआ है। एक एक घटना देखनी पड़ेगी। सबसे पहले वास्को डिगामा की बात करिए, कंपनी के द्वारा खोली जाने की बात करिए, प्लासी की लड़ाई की बात करिए, बक्सर का 64 के बाद इलाहाबाद की संधि की बात करें, पहला कानून बना होगा, फिर उसे पूरी स्वतंत्रता मिली होगी, फ्रीडम मिल गई होगी चीनी और चाइना को छोड़कर, फिर 1833 में पूरी तरह से रियल फ्रीडम मिल गई होगी, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया होगा। 1853 में ये डिक्लेयर कर दिया कि अब आने वाले टाइम में कभी भी हम छीन सकते हैं उनसे, क्योंकि अब कोई टाइम पीरियड नहीं था चार्टर एक्ट में। 1857 की क्रांति, 1909 के मार्लिमेंटो सुधार की बात हो, या 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात हो, या 1927 में होने वाले बदलावों की बात हो, ये सारी कहानी रटी हुई है। और ये कैसे रटी हुई है? इस फैक्ट को फ्लो चार्ट के रूप में बनाकर। तो बिना कंसेप्ट और फैक्ट के चीजें
पूरी नहीं होती है, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और वो फायदेमंद है क्योंकि आप बाकी एग्जाम भी तो दोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम केवल यूपीएससी के चल रहे हैं। जैसे बच्चे मुझसे पूछते सर मेरे घर वाले कह रहे छोटी छोटी एग्जाम भी देते रहो, दो ना भाई, क्या दिक्कत है। मैं ये नहीं कर रहा उसको तैयारी करो, पर अगर आप इसको ताकत से लगा रहे हो तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा वहां पर भी मेरा ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। आप एग्जाम देने से ना कतराएं, तैयारी तो मेन यूपीएससी की चलने दे। बिल्कुल। एक और अगला पॉइंट सर आपने शायद डाला है, बिल्कुल, ये ऐसा है प्रॉपर नोट्स वाला कि जिस पर टॉपर से लेकर कई लोगों ने बहुत सी बातें बताई है। मैं यहां सर थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये प्रॉपर नोट्स का मतलब पहले दिमाग में क्लियर कर ली। जैसे मैंने बताया कि भाई टीचर ने जो बनाए वो प्रॉपर नोट्स होते हैं। तो बच्चे क्या पूछते हैं सर वो शॉर्ट नोट्स कब बनेंगे और कैसे बनाएंगे, क्योंकि कुछ टॉपर ने कहा है कि मेरे पास सिनॉप्सिस थी, शॉर्ट नोट्स थे। देखो रियलिटी में जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते तो मुझे नहीं पता मेरा कभी शॉर्ट नोट्स बना, बिल्कुल पहली बार में नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी ज्योग्राफी कर रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी, तो बिल्कुल डिटेल में सारी बातें लिखे, एटमॉस्फेयर का पूरा स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, उसकी पूरी पांचों लेयर, उसके होने वाले इंपैक्ट, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हो गया। अब जिस दिन वो एटमॉस्फेयर को 4 से 5 बार रिवाइज कर चुका होगा, जिस दिन जब उसका फर्स्ट प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद जब मान लो खुदा ना खास्ता सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट की जरूरत पड़ती है ना, तब बच्चे को लगता है कि यार अब इतनी की जरूरत नहीं, मुझे तो अब बहुत सी बातें क्या हो गई है, याद हो गई है। तब वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर की 5 से 6 बातों में बात क्लोज कर देता है। अब जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताएं आप कि अगर ये 6 पॉइंट उसने अपने पहले अटेम्प्ट में बनाए होते तो क्या वो एटमॉस्फेयर सच में क्लियर कर पाया होता? बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट नोट की तो सर पहली कंडीशन ये होती है कि आपको पहले डिटेल कॉन्सेप्ट पता है, कीवर्ड में आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, उन कीवर्ड को पढ़ के आप पूरे दिमाग में अपनी पिक्चर चला पाए, विजुअलाइज कर पाए। रियल में आपने 90% पिक्चर दिमाग में बनाई है। हाँ, वो 10% को कह रहे शॉर्ट नोट, पर वो 100% तो पहले आपने डिटेल में किया होगा ना। बिल्कुल, तभी बिल्कुल। मतलब विद्यार्थियों के जहन में किसने डाल दिया शॉर्ट नोट। जैसे अगर शॉर्ट नोट्स आपको देखने हैं तो आप ल्यूसेंट देखिए। ल्यूसेंट को आप हिस्ट्री जो ल्यूसेंट का है वो आप 2 महीने भी नहीं पढ़ याद कर पाओगे, 2 महीने भी कम लग जाएंगे उसके 12 पेज को याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने कोई फ्लो नहीं बनाया है, उसमें कोई सिस्टमेटिक कोई कहानी नहीं चल रही, बस पहला पॉइंट उठाया, दूसरा पॉइंट उठाया, तीसरा। ये खतरनाक नोट्स होते हैं। ये किसके लिए अच्छे हैं? जिसने खुद बनाए हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी पता है कि क्या मैंने बनाया है, क्या मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो कर लेगा भाई पूरी तरह से। हम जब लेंदी नोट्स बनाते हैं वो इसीलिए बनाते ताकि आपके पास एक लेमैन लैंग्वेज में, और मेरा मानना है नोट्स जितने बड़े होते हैं ना, रिवीजन उतना जल्दी होता है। मुझे नहीं पता लोग ऐसा नाराजगी क्यों करते इस बात से। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मान लीजिए आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी के 400 पेज के नोट्स बने, बहुत डिटेल में सब चीजें लिखी, चित्र बनाए। उन 400 पेज को याद करने में 40 दिन लगेंगे। अब आप उसी के केवल पॉइंट फैक्ट के 40 पेज बनाइए, तब भी वो 80 दिन में याद नहीं हो पाएगी, क्योंकि फैक्ट हमारा दिमाग नहीं याद रख पाता है जितना कि उसको स्टोरी या फिर कोई एक फ्लो वाली चीजें याद रह पाती है। तो मैं कहूंगा कि एक नोट्स वाली बात तो ये रहेगी, बिल्कुल एक छोटा सा है प्रॉपर रिवीजन। और सर मुझे लगता है अगर एग्जाम में, जो पर्सनली मैंने भी फील किया है, अगर हमें इस एग्जाम में सफलता पानी है तो एक प्रैक्टिस और एक रिवीजन, ये दो मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र में सबसे बड़े, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हाँ। ब्रह्मास्त्र मतलब सिलेक्शन का दारोमदार इन्हीं पर है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी में ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, पर ज्यादा रिवीजन करने वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। जिसने एक बुक को 10 बार पढ़ लिया वो मुझसे भी फाइट कर लेगा, बिल्कुल। और जिसने 10 बुक को एक बार पढ़ लिया वो केवल बहस कर सकता है लोगों के साथ, वो झगड़े कर सकता है, पर वो एक सही डायरेक्शन कभी भी नहीं दे सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि रिवीजन को बहुत टाइम दीजिए, इसलिए सिलेबस को सही टाइम पर पूरा कीजिए। इसलिए वापस सर मैं उसी मुद्दे पर आ जा रहा हूं कि यही वो टाइम है जब आपको रिवीजन के लिए भी इतना टाइम मिल पाएगा कि हम एक प्रॉपर रिवीजन कर पाएंगे। बाकी अगर आप बाद में भी आते हैं तो दिक्कतें हमें कहीं से कहां तक नहीं आने वाली। रिवीजन में सर एक बहुत ही छोटी सी लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये बताओ रिवीजन क्या मैं हाईलाइट मार के करूं, क्या मैं लाइनिंग करके करूं, मैं लिख के करूं। वो एक बहुत कॉमन समस्या है ज्यादातर, और स्पेशली जो लोग शुरुआत कर रहे हैं।
जो लोग एक आधा अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको अंदाजा होता है इस चीज का। लेकिन रिवीजन हम करते हैं, इंपॉर्टेंस है, ये ठीक है, लेकिन ये करना कैसे एग्जैक्टली, कितने गैप पे करना है, कितने साइकिल्स इसके होने चाहिए, एक बार थोड़ा सा प्लीज आप उसके बारे में और बता दें। देखिए, सबसे पहले तो रिवीजन में ये जो आदत डाली हाईलाइट वाईलाइट की, इसकी जगह पर मैं रेट पेन यूज करता था। मतलब मैं क्या करता था, रेट पेन यूज करता था। अब मान लीजिए कि मैं याद कर रहा हूँ, उसमें कोई एक फैक्ट है, तो मैं उसको ऐसे गोला करता था कि भाई ये चीज जो है ना, ये मुझे याद करनी है। दैट मीन्स ये तो लिखा हुआ है सर ने सेंटेंस नोट पर, ये पॉइंट जो है वो रटना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा या मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मैं रेट पेन को अपने साथ रखता था और हमेशा ऐसे डब्बे या कोई मान लो पूरा कॉलम ही इंपॉर्टेंट, तो मैं पूरा ऐसा डब्बा बनाता था, भाई ये पूरा काम का है। अब मान लीजिए मैं दूसरा रिवीजन करूंगा तो मुझे इतना नहीं पढ़ना है, मुझे पता है ये डब्बे वाली चीज मेरे लिए काम। और इसीलिए कहते हैं कि जब फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, सेकंड थर्ड रीडिंग में वो टाइम कम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो पॉइंट उठा लिए मैंने जो भाई कठिन थे। मुझे पता था कि यार ये मैं भूलूंगा फिर से। तो जब हम नोट्स में फर्स्ट रिवीजन करते तो रेड पेन ज्यादा यूज करते हैं, कोई और भी पेन यूज करते हैं, पर हाईलाइट इसलिए नहीं, क्योंकि हाईलाइट का एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप उस पर कुछ चला देते हैं और मान लो थोड़ा सा भी दब जाता है या उमस, तो दूसरे पेज भी खराब हो जाते हैं। फिर जब आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट आ जाता है कभी कभी, तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पर कि कितने टाइम में रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन के दो अप्रोच माने जाते हैं। मतलब रिवीजन का मैं जो पहला अप्रोच मानता हूं, रिवीजन का पहला अप्रोच ये होता है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आपको उसे अब याद करना शुरू कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरे 4-5 सब्जेक्ट हो गए हैं और अब मुझे भूलने लग गया हूं मैं, तो फिर एक दूसरा अप्रोच होता है कि आप 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको टारगेट पूरी तरह से कवर कर लीजिए और 1 मंथ में 15 दिन में अब उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर ऐसे 3-4 महीने और बचे हुए सब्जेक्ट कवर कर लीजिए और फिर 1 महीने में 2 महीने में पूरा उसको रिवाइज कर लीजिए। जैसे 10वीं में क्या होता था कि पहले एक क्वार्टरली एग्जाम होती थी, फिर हाफ ईयरली होती थी और फिर पूरा एनुअल एग्जाम होता था। तो क्वार्टरली में आधा रिवाइज हो जाता था, हाफ ईयरली में रिवाइज हो जाता था, तो हमारे लिए वो चीजें इजी हो जाती थी। वही ट्रेंड हम यहाँ पर भी अपना सकते हैं। एक तीसरी चीज जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहला काम जब हम कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन करें, एक ब्लैंक शीट ले लो। क्योंकि क्या होता है, रिवीजन में भी बोरियत हो जाती है कई बार बच्चे के लिए कि मैं कितनी बार पढूं। तो एक ब्लैंक स्लाइड ले लो, ब्लैंक पेज ले लो। अब इसमें पॉलिटी है मान लीजिए, तो चैप्टरों के नाम लिख लो जो सर ने कराए हैं। तो भाई जैसे आपने जो कराए वो पूरे के पूरे आपने चैप्टरों के नाम लिख दिए, पूरी लिस्ट बन गई। यहां लिख दो बक्सा बनाकर, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। अब मान लीजिए कि फर्स्ट रिवीजन मेरा 7 तक हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मैं बोर हो गया। कोई बात नहीं, बोर हो गए तो हमें समय नहीं बर्बाद करना है, दूसरा विषय उठा लो। बिल्कुल। जब उस विषय से बोर हो जाओगे तो यहां तुम्हें 8वें से शुरू करना है। और कोई बात नहीं, अगर तुमने पहले से भी शुरू किया तो दूसरी बार निशान लगेगा कि इसका रिवीजन मेरा 2 बार हो गया है, यहाँ 1 भी नहीं हुआ है। तो अपने आप दिमाग कहेगा कि चलो बेटा अब इसको भी अच्छे से याद कर लेते। तो ना बोरियत होगी, टारगेट क्लियर रहेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे जैसे राइट के निशान बढ़ते ना, अंदर एक उत्साह मिलेगा कि यार ये मेरा काम अब हो गया। तो हमेशा कोई भी विषय रिवीजन करना हो तो शुरुआत इस पेज से बनी चाहिए। मेरा अगर कमरा 2011 का कोई देखता तो मेरे कमरे की दीवार पर पूरी तरह से कागज ही चिपके रहते थे, जिसे मैं हर बार सुबह शाम कभी न कभी एक बार प्रॉपरली देखता था। मेरी लेटरिन बाथरूम में मैंने मैप लगा के रखा हुआ था, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जहां आदमी सुकून से मैप देख रहा है। आर्टिकल, जब मुझे लगते थे कि आर्टिकल दिक्कत हो रहा है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो वो कागज में चिपका देता था। जहां पर, क्योंकि मेरे बाल थोड़े बड़े तो मुझे टाइम लगता था, तो मिरर के पास वो कागज जहां निगाह जाती रहती मेरी, भाई काम आंखों को भी करने दो ना। थोड़ा काम आंखों को दो, थोड़ा काम अपने हाथों को दो, थोड़ा काम अपने दिमाग को दो। वो जितने वर्क में तुम यूज कर पाओगे। तो मेरा कमरा, मेरी हर चीज में यूटिलाइज बढ़िया से करता था। कुछ चीजें ऐसी भी रखनी पड़ती थी जिससे कि क्या होगा कि आपको एक कमरा ऐसा, एक कोना ऐसा जहां कोई पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक रखा हुआ है, वहां कुछ भी नहीं है, ताकि मैं जब खाली बैठूं तो मैं खाली रहूं। ऐसा नहीं कि बस खाली बैठे तो भी सोच चली रही है। तो खाली का मतलब ओवरऑल खाली रहने का मतलब भी रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर मेजर सारे के सारे जो डाउट हैं वो हमने ले लिए हैं। एक आखिर में बचा हुआ हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस तो मतलब मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने कहा कि प्रैक्टिस, तो वो ब्रह्मास्त्र में प्रैक्टिस में 2 चीजें,
3 विषय का पीवाईक्यू मैं बहुत दबावपूर्ण कहता हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। अगर इसके पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हो आप, तो फिर आप रियल में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इनमें जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी में इनमें एक दायरा है कि देखो यार इतना ही है। अब प्लेट टेक्टोनिक में हर दिन तो नहीं खोज नहीं होने वाली है, आर्टिकल 21 में हर दिन तो बदलाव नहीं आने वाले हैं, या आर्टिकल कोई और में भी इतने बदलाव तो नहीं आते, 21 थोड़ी एक्सेप्ट है। और हिस्ट्री में अकबर ने जो कर दिया वो खत्म हो गया, अब थोड़ी वो चेंजेस आने वाला है। लेकिन 3 सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, करंट की चीजें आ जाती हैं इनमें सारी। अगर यहाँ पीवाईक्यू लग रहा है तो मैं कहूंगा गलत कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं पीवाईक्यू की। उससे ज्यादा क्या है ना, इसके सब्जेक्टिव टेस्ट लगा दो, जो टेस्ट सीरीज वाले ले रहे होंगे ना टेस्ट, वो लगाओ, वो नए सवाल है, करंट अफेयर है उसके अंदर, वो आपको बहुत बेनिफिशियल करेगा। तो पीवाईक्यू एनालिसिस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट अप्रोच आप रख दीजिए। और ये विषय भी ऐसे हैं कि सर जहां से क्वेश्चन भी करंट वाले ही आते हैं, तो इसलिए हम इसमें करंट को ज्यादा फोकस करते हैं और इसमें टेस्ट सीरीज ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, इसमें कम लगाएंगे। जैसे मान लो इसमें आपने 25 साल के पीवाईक्यू लगा दिए, तो 5 टेस्ट लगा दो, बहुत है। पर यहाँ 25 टेस्ट लगाओ और 5 साल का पीवाईक्यू देख लो। मतलब फार्मूले आपको सोचने और समझने पड़ेंगे, देखो यार रियलिटी में क्या चीजें हैं। तो वास्तविकता ये है, मतलब मैं फिर से बता दूं कि ये टाइम भी तभी मिलेगा जब शुरुआत आप अभी से करेंगे। तो मुझे बताइए अब आप कि क्या इस समय शुरुआत के लिए कुछ, अगर मान लो विद्यार्थी ने कहा कि ठीक है सर मैंने मान लिया आपकी बात, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे कि उसका कोई बेनिफिट हो और वो इस समय तैयारी की शुरुआत कर सके? अगर वो हमारे साथ करना चाहता है, ऐसा कोई दबाव नहीं, वो कहीं भी करे, लेकिन इस समय करे, ये जरूर प्रेशर है, पर इस समय अगर वो कुछ करना चाहता है। डेफिनेटली सर, देखो जो बेसिक एक बनाने के लिए जो सामान्य चीज हैं वो तो हम यूट्यूब पर हम अलग अलग मल्टीपल सीरीज से करा ही रहे हैं। पॉलिटी अभी शुरू हो रही है, बाकी हमारे सब आपके जो सेशंस हैं वो सारी चीजें चली रही हैं। लेकिन जो लोग एक कंसोलिडेटेड वे में एक समग्र और एक ही प्लेटफॉर्म पर बिना स्कैटर्ड हुए एक सही गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो फिर वो प्लस और आइकॉनिक जो बैचेस हैं हमारे, वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय शायद जो 10th एनिवर्सरी वाला ऑफर अगर चल रहा है, बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा कि उसका बेनिफिट उठाया जाए। उसमें डबल वैलिडिटी भी दी गई है, बिल्कुल 50% सीधा फ्लैट ऑफ भी, और एक अनअकैडमी एश्योर नाम का जो प्रोग्राम है वो भी आपको उसमें मिल रहा है। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो खुदा ना खास्ता यूपीएससी में अनसर्टेनिटी होती है, अगर फेल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में आपको प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी फ्री में 1 साल का सब्सक्रिप्शन देगी, कुछ कंडीशंस के साथ कि आपने इतना टाइम क्लास देखना चाहिए, उसका ऑब्वियसली सीरियस बच्चे तक ही वो चीज पहुंचे, यही मकसद के साथ। और फाउंडेशन बैच आ रहा है हम लोगों का, जो कंप्लीट प्रिपरेशन 2027 की करेगा, बिल्कुल प्रॉपर वे में चीजें पूरी हो पाएगी। तो उस फाउंडेशन बैच को शुरू करिए, जो दिए गए तारीखों में आपको यहां दिख रहा होगा। उन फाउंडेशन बैच से भी आप हमारे साथ पूरी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल सर, हमने और बहुत दूरदर्शी मार्ग हमने अपनाया है, ना कि शॉर्ट टर्म वाली चीजें कि 27 के लिए अभी से हमने प्लान करना चीजों को शुरू किया है, सो दैट आज जिन लोगों की जो चीजें फील कर रहे हैं वो जो लोग, वो आगे चल के ऐसी चीजों को फील ना करें। बाकी जितने भी आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड डाउट्स हैं, कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है कि हमें ये पढ़ना चाहिए, ये इशू आ रहा है, ये दिक्कत है, फील फ्री कमेंट सेक्शन में आप भर के आपके जो डाउट हैं सबको देखिए। आप ये ना सोचें कि हम आपके कमेंट को नहीं देखते, हम पर्सनली आपके एक एक कमेंट को गो थ्रू करते हैं, और जो आप लोगों के डाउट्स आते हैं उन्हीं डाउट्स के बेसिस पर हम वीडियो बनाते हैं। तो और भी आपके जो भी डाउट हो, अगेन प्रॉमिस कर लेते हैं ना, आप इसके नीचे सारे डाल दीजिए अपने डाउट, विद इन 1 मंथ में उस सारे डाउट पर एक क्लास ले। डेफिनेटली, बिल्कुल, चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, कैसे भी हो, बस आपके जो इशू हैं वो सारे कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए, हम उनको यहाँ पर एड्रेस करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर। और इन सभी का भी जो काफी बेनिफिट होगा इससे, और आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़ें अगर आप एक स्टैंडर्ड वे में प्रिपरेशन को लॉन्ग टर्म के लिए और एक वाकई में सक्सेस के लिए आप चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब यहाँ एक छोटी सी बात, जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि मार्केटिंग करने आ रहे, तो मैं एक छोटी सी सच्चाई बता रहा हूँ कि मुझे जितने भी मेरे रिलेटिव्स या मेरे घर का भी कोई व्यक्ति पूछता है कि हमें कहाँ जुड़ना चाहिए, यूपीएससी के लिए तो स्पेशली, पर बाकी में भी, मतलब ऐसा नहीं कि नीट जेई, मैं अनअकैडमी कहता हूँ। उसका कारण ये नहीं कि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं मान लो कहीं और भी पढ़ा होगा तब भी मैं उन्हें प्रेफरेंस ये देना चाहूंगा। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि अभी एजुकेटर की टीम बेस्ट है,
और एक फ्रीडम आपको मिल जाती है कि मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ कि 2 टीचरों से भी करने का मन हो रहा है, तो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जब चाहे एक बैच की जगह दूसरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार तबीयत खराब हो जाती है, कोई क्लास छूट जाती है, तो वो जैसे अधिकतर एडटेक में क्या होता है कि एक बैच आपको दे दे तो उसी को मिलना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। पूरी तरह से सब कुछ पूरा सारे सागर है आपके लिए, पूरे जहां जाना है, जिससे पढ़ना है, जिससे पुराना क्लास भी देख सकते हैं, नया भी देख सकते हैं, किसी और बैच को भी देख सकते हैं। तो ये फ्रीडम मुझे नहीं लगता कहीं और मिल सके। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बाकी आपके डाउट को हम गो थ्रू करते रहेंगे और आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।